नमस्कार साथियों। इससे पहले भी तर्कशास्त्र के परिचय पर एक श्रृंखला मैंने पहले डाली थी यूट्यूब पे। आज मैं एक पूरा वीडियो तर्कशास्त्र के परिचय पर ही फुल वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इसे अवश्य देखें और लोगों से शेयर करें। तो सबसे पहले बात आती है कि तर्कशास्त्र है क्या। तो मुख्य रूप से तर्कशास्त्र जो है वो अनुमान के जो वैध नियम होते हैं उनका व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करता है, यानी हम कैसे अनुमान करते हैं। क्योंकि तर्कशास्त्र पूरी तरह से परोक्ष ज्ञान के क्षेत्र की बात करता है। हम सीधे ही कोई चीज देख लें और बता दें कि ये क्या है, लेकिन जब हम किसी चीज को या किसी ज्ञान को परोक्ष रूप से ज्ञात करते हैं, वह तर्कशास्त्र का क्षेत्र वहीं से आरंभ हो जाता है। और इसमें मोटे तौर पर जो परोक्ष ज्ञान का जो साधन है वो अनुमान है। हम अनुमान करते हैं, हम देखते नहीं हैं किसी चीज को, लेकिन हम किन्हीं और कारणों से परोक्ष रूप से स्वीकार कर लेते हैं कि ऐसा घटा होगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक रेगिस्तान में पहुंचे और वहां पे किसी व्यक्ति के पद चिन्ह दिखें, तो हम मान के चलते हैं कि इधर से कोई गुजरा होगा। हमने देखा नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं, हम अनुमान लगाते हैं, क्योंकि पद चिन्ह उस व्यक्ति या उस जो व्यक्ति यहां से गुजरा है उसके बारे में बता रहा है, वो प्रमाण है, वो पद चिन्ह। तो ये अनुमान है। तो ठीक ऐसे ही हम जब अनुमान के वैध नियमों की व्यवस्थित अध्ययन करते हैं तो वो तर्कशास्त्र है। तो मुख्य रूप से किसी युक्ति का विश्लेषण करना और उसका मूल्यांकन करना, ये ठीक है, सही है, नहीं है, अनुमान सही कैसे हो सकते हैं, हम कैसे उनको बता सकते हैं कि ये वैध अनुमान है, अवैध अनुमान है। तो इस प्रकार से तर्कशास्त्र में यही होता है। क्योंकि अनुमान कुछ ऐसे आधार वाक्यों और निष्कर्षों की एक संरचना है जिसमें हम कुछ वाक्यों से कुछ वाक्यों को निगमित करते हैं, निष्कर्ष निकलते हैं। कुछ वाक्य जो होते हैं आधार होते हैं, कुछ वाक्य जो होते हैं निष्कर्ष होते हैं। तो सबसे पहले बात करें, यह वीडियो पूरी तरह से पाश्चात्य तर्कशास्त्र पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि भारत में तर्कशास्त्र नहीं था, बिल्कुल था, किंतु हम इस वीडियो में पाश्चात्य दृष्टिकोण से ही तर्कशास्त्र पे बात कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम जिसे तर्कशास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है वो है हमारे ग्रेट अरस्तु। तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही तर्कशास्त्र को आरंभ किया और एक नया विषय लोगों के समक्ष रखा जिसे उन्होंने हम आज तर्कशास्त्र कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अरस्तु ने उसको तर्कशास्त्र कहा, नहीं। अरस्तु के अनुसार तर्कशास्त्र का विषय चिंतन है, न कि चिंतन के वाहक शब्द प्रतीक। शब्दों के प्रतीक जो हैं वो तर्कशास्त्र नहीं है, अपितु जो चिंतन है वो है तर्कशास्त्र। एक महत्वपूर्ण बात यह कि हम जिस विषय को आज तर्कशास्त्र कहते हैं, अरस्तु इस शब्द से परिचित नहीं थे। इन्होंने जो कहा उसे उन्होंने विश्लेषण कहा, एनालिटिक। वो इसे एनालिटिक कहते थे, विश्लेषण कहते थे, तर्कशास्त्र नहीं कहते थे। तो बात आती है कि तर्कशास्त्र शब्द, तो कहा जाता है कि तर्कशास्त्र शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग, या लॉजिक शब्द का, लॉजिका शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किसी ने किया, वो सिसरो की कुछ पुस्तकों में मिलता है। ये बात ठीक है कि तर्कशास्त्र का जो आज हम तात्पर्य लेते हैं वो उनके अर्थ में नहीं था, उससे कोई और भिन्न अर्थ था उसका। अब हम बात करें कि तर्कशास्त्र शब्द का क्या अर्थ है। तो लॉजिक शब्द जो है वो ग्रीक एक शब्द है लॉजिको, लोगस, उससे बना है। और लोगस का अर्थ होता है विचार या शब्द। तो जो भी विचार है वो लोगस है। तो अब बात आती है कि तर्कशास्त्र क्या है। तो स्पष्ट कहा जा सकता है कि तर्कशास्त्र हमें तर्क करना नहीं सिखाता। ये एनालिटिक है, विश्लेषण है, मूल्यांकन है, व्यवस्थित अध्ययन है। तो ये हमें यह सिखाता है कि सही युक्तियां क्या हैं और अनुचित या बुरी युक्तियां क्या हैं। ये हमें ये छांटना बताता है कि कौन सी युक्तियों में से कौन सी युक्तियां सही हैं और कौन सी युक्तियां जो है वो ठीक नहीं है।
तो वैध युक्तियों में से अवैध युक्तियों की छंटनी करना ही तर्कशास्त्र का मुख्य कार्य है। या यूं समझे सरल अर्थों में कि कौन सी युक्ति वैध है और कौन सी युक्ति अवैध है, जो ये जांच के बता दे वो तर्कशास्त्र है। कुछ परिभाषाएं इसकी है। सबसे पहले हम ऑल्ड्रिच की परिभाषा लें। वो कहते हैं तर्कशास्त्र तर्क की कला है। तो जिसमें हम तर्क करते हैं वही तर्कशास्त्र है। जॉन डीवी के अनुसार तर्क विवेक युक्त चिंतन है। जब हम विवेक युक्त चिंतन करते हैं, सही उचित अनुचित को तोलकर जब चिंतन करते हैं, तो वही तर्कशास्त्र है। हैमिल्टन वो कहते हैं कि तर्कशास्त्र विचारों के आकारिक नियमों से संबंधित ज्ञान है। विचार के जो आकारिक नियम है, उन नियमों से संबंधित हमें जो ज्ञान है वही तर्कशास्त्र है। आर्मोल्ड के अनुसार सत्य के अनुसंधान में प्रवृत्त बुद्धि का विज्ञान ही तर्कशास्त्र है। यानी सत्य की खोज है। यानी बुद्धि जब सत्य में प्रवृत्त होती है तो वो जो ज्ञान प्राप्त करती है वही तर्कशास्त्र है। भारतीय तर्कशास्त्री डॉक्टर सुरेंद्र बारलिंगे के अनुसार विचारों को ही विचार बनाकर जब विचार की वैधता या अवैधता के नियमों का शास्त्र ही अर्थशास्त्र है। यानी जिसमें विचारों को ही विचार बनाकर विचार की वैधता का जब अध्ययन किया जाता है तो वह तर्कशास्त्र है। अब हम बात करते हैं तर्कशास्त्र के स्वरूप पर। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि विज्ञान या विषय दो प्रकार के या दो वर्गों में होते हैं। सबसे पहला होता है विधायक विज्ञान और दूसरा होता है नियामक विज्ञान। इसका अब हम अलग से विचार करें। इसमें विधायक विज्ञान, विधायक विज्ञान वे विज्ञान है जो क्या है इसका अध्ययन करते हैं। जो भी विषय हम पढ़ते हैं उसमें जो भी ये बताएं कि क्या है, पानी क्या है, अग्नि क्या है, धरती क्या है, सूर्य क्या है, वनस्पति क्या है, जीवन क्या है, जो भी क्या पे चर्चा करते हैं, क्या पे बात करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, वो विधायक विज्ञान है। जैसे भौतिक शास्त्र, जैसे जीव विज्ञान, जैसे रसायन विज्ञान। तो ये सारे विधायक विज्ञान हैं जो क्या है इसका उत्तर देते हैं। फिर है नियामक विज्ञान। नियामक यानी रेगुलेटिंग, जो रेगुलेट करते हैं, नियमन करते हैं, वो विज्ञान। तो ये विज्ञान ये बताते हैं कि क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए इसका जब अध्ययन किया जाता है तो वो नियामक विज्ञानों के अंतर्गत आता है। जैसे सौंदर्य शास्त्र, जैसे नीति शास्त्र, जैसे तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र ये नहीं बताता कि वो व्यक्ति ईमानदार है, वो व्यक्ति ईमानदार है, गांधी सत्य बोलते हैं, नहीं। वो कहता है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, आपको सत्य बोलना चाहिए। नैतिक जीवन का तात्पर्य यह है, आपको नैतिक होना चाहिए, आपको इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, आपको ये कार्य नहीं करने चाहिए, आपको ये सद्गुण अपनाने चाहिए। तो ठीक ऐसे ही तर्कशास्त्र भी एक नियामक विज्ञान है जो ये बताता है कि उचित युक्ति क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं तर्कशास्त्र के स्वरूप पर। तो तर्कशास्त्र के स्वरूप को हम कुछ बिंदुओं में बांट देते हैं और उसी के आधार पर उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला, सत्य की खोज। सबसे पहले कि किसे सत्य कहा जाए, क्या सत्य है, क्या सत्य है, उसकी जांच करता है तर्कशास्त्र। यानी जो विचार सत्य है उसकी जांच करता है और फिर वो बतलाता है कि आप इसको सत्य कह सकते हैं, इसको असत्य कह सकते हैं। फिर सत्य हेतु यानी आप सत्य तक पहुंचने के लिए चिंतन के जिन नियमों का आपको पालन करना है, जो पालन करने आवश्यक हैं, उसके बारे में बात करता है। फिर चिंतन के क्षेत्र में क्या होना चाहिए उसका अध्ययन करता है। वो बतलाता है कि चिंतन के क्षेत्र में क्या क्या हमें करना चाहिए।
फिर यह चिंतन के नियमों का अध्ययन करता है तर्कशास्त्र। चिंतन करने के कौन कौन से नियम हो सकते हैं, सही उचित ढंग से हम चिंतन करें तो सत्य तक पहुंचेंगे ना। तो सबसे पहले उन नियमों को जान लें जो चिंतन करने के मूल नियम है, क्योंकि आप चिंतन के नियमों का पालन किए बगैर यदि चिंतन करते हैं तो उससे प्रभावी और सत्य अनुसंधान में सफलता नहीं प्राप्त होगी। आपको यदि प्रभावी और सफल और सत्य चिंतन करना है तो आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। प्रत्येक विज्ञान में चिंतन के नियमों का पालन आवश्यक है। कोई भी विज्ञान ऐसा नहीं, कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसमें अपने चिंतन के नियम ना होते हों। सभी के अपने अपने कुछ चिंतन के नियम होते हैं। आपको उन नियमों को फॉलो करना पड़ता है, आपको उन नियमों को पालन करना पड़ता है। जैसे हर संस्था के अपने नियम होते हैं कि कहाँ आप जा सकते हैं, कदर तक बैठ सकते हैं, कितने समय जा सकते हैं, क्या जाने का समय है। जैसे कोई कॉलेज है तो उसके अपने कुछ नियम हैं, तो ठीक ऐसे ही सभी विषयों के भी अपने कुछ नियम हैं, उसके चिंतन करने के कुछ नियम हैं, उनका पालन करना आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए जहां भी चिंतन के नियमों की बात आती है वो तर्कशास्त्र वहीं पे है बस, क्योंकि तर्कशास्त्र चिंतन का विज्ञान है, चिंतन के नियमों का विज्ञान है। तो इससे स्पष्ट है कि जहां भी चिंतन प्रक्रिया है, जहां भी चिंतन के नियम हैं, वहां पे तर्कशास्त्र का प्रवेश स्वमेव हो जाता है, स्वतः हो जाता है, क्योंकि जहां चिंतन है वहां तर्कशास्त्र का महत्व है। विज्ञान और कला। तर्कशास्त्री मानते हैं कि तर्कशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है, यानी एक विज्ञान भी है, एक विशिष्ट ज्ञान भी है और एक कला भी है। और विज्ञान के साथ साथ ये दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। दर्शन के अंतर्गत ही इसका अध्ययन किया जाता है, तो विज्ञान के साथ साथ ये दर्शन का भी अंग है। इस संपूर्ण की हम समीक्षा करें तो पहली बात जो सामने आती है वो यह है कि तर्कशास्त्र विचार के नियमों की स्थापना करता है। वो चिंतन के, विचार के कुछ मूल सिद्धांत, नियम हमारे समक्ष रखता है, उनकी स्थापना करता है कि आपको इन इन तरीकों से विचार करना है। और जैसा कि चूंकि एक नियामक विज्ञान है, इसलिए क्या होना चाहिए इसका भी अध्ययन करता है। यह प्रत्येक विज्ञान के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जहां भी चिंतन है, प्रमाणित चिंतन हमें अगर चाहिए तो हमें तर्कशास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा। और जहां भी हम नियम पूर्वक चिंतन के नियमों की बात करेंगे, तर्कशास्त्र का वहां प्रवेश स्वतः ही हो जाता है। अब बात करेंगे हम तर्कशास्त्र के क्षेत्र की। तर्कशास्त्र की एक परिभाषा जो मिल ने दी है वो इसके क्षेत्र को बहुत ही खूबसूरती से हमारे समक्ष रख देती है। हम सबसे पहले उस परिभाषा को देख लें, उसके बाद उसके बिंदुओं को देखेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल बहुत ही विख्यात नीतिशास्त्री, राजनीतिज्ञ, दर्शन शास्त्री, उन्होंने कहा कि तर्कशास्त्र बुद्धि की उन क्रियाओं का विज्ञान है जो प्रमाण के मूल्यांकन में सहायक है तथा वह ज्ञात तथ्यों से अज्ञात तथ्यों पर पहुंचने की प्रक्रिया व उसमें सहायता करने वाले सभी अन्य बौद्धिक क्रियाओं पर विचार करता है। परिभाषा बहुत स्पष्ट है, लेकिन फिर भी हम इसका विश्लेषण बिंदुओं में बांट के करेंगे। तो इस बिंदु से, इस परिभाषा से कुछ बिंदु हमारे समक्ष बड़े स्पष्ट होते हैं। तो सबसे पहला है कि बौद्धिक क्रियाओं का अध्ययन होता है तर्कशास्त्र। दूसरा है कि निर्णयों के आधार का मूल्यांकन, जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनके कौन से आधार हैं, उनका भी तो मूल्यांकन होना चाहिए जिनके आधार पर निर्णय लिया गया है। फिर है ज्ञात से अज्ञात तक पहुंचने का अध्ययन, तक हम कैसे अज्ञात से ज्ञात तक या ज्ञात से अज्ञात तक पहुंच सकते हैं। फिर है साक्षी का अध्ययन, जो साक्षी है उसका भी अध्ययन होना चाहिए। तो अब हम इनको क्रमवार लेते हैं। तो सबसे पहले बौद्धिक क्रियाओं का अध्ययन। तर्कशास्त्र में बुद्धि की विभिन्न क्रियाओं का विचार, तर्क आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो बुद्धि की जो प्रक्रिया है
उन सभी का अध्ययन किया जाता है। तो विचार की जो मूल विधि है, हम प्रत्ययों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो प्रत्ययों का निर्माण और निर्णय करना, तर्क करना, सभी कुछ इसमें शामिल है, क्योंकि हम प्रत्ययों के आधार पर ही विचार करते हैं। तो इसमें प्रत्ययों का निर्माण कैसे होता है, निर्णय हम कैसे लेते हैं और तर्क हम कैसे करते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। फिर है निर्णय के आधार का मूल्यांकन। तर्कशास्त्र एक आकारिक विषय है, लेकिन साथ में एक नियामक विज्ञान भी है। विषय आकारिक है, यानी इसके कुछ मूलभूत स्पष्ट ढांचे हैं, उसी के आधार पर हमें कोई चीज को उचित या अनुचित बताना होता है, लेकिन साथ साथ ये एक नियामक विज्ञान भी है। तो इसमें निर्णय व तर्क के आधार वाक्य की परीक्षा की जाती है ना, क्योंकि जो आधार वाक्य हैं उनका भी तो हमें समीक्षा करनी पड़ेगी ना, उनकी परीक्षा करनी पड़ेगी, आधार वाक्य भी तो ठीक है कि नहीं है। तो इसमें निर्णय और तर्क में जो है आधार वाक्यों की समीक्षा हम करते हैं, क्योंकि यदि हम उनका मूल्यांकन करेंगे आधार वाक्यों का, तो हमें जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे उनकी सत्यता का हमें पता चल सकता है, क्योंकि निष्कर्ष यदि सत्य हैं, आधार वाक्य यदि सत्य हैं, तो निष्कर्ष भी सत्य होंगे। फिर ज्ञात से अज्ञात तक पहुंचने का अध्ययन। तर्कशास्त्र ज्ञात से अज्ञात तक पहुंचने का अध्ययन करता है। तर्कशास्त्र हमें ज्ञात तत्वों से अज्ञात तथ्यों तक पहुंचने में सहायता प्रदान करता है। हम धुआं देखते हैं और आग को हम जान लेते हैं, तो ज्ञात तो हमें धुआं है। मान लीजिए किसी खिड़की से धुआं निकल रहा है, तो हम मान के चलते हैं कि कमरे में आग लगी है। तो ज्ञात तथ्य तो क्या है, धुआं है, और अज्ञात तथ्य क्या है, अग्नि है। तो हम ज्ञात धुएं से अज्ञात अग्नि तक पहुंच जाते हैं। जब हम ज्ञात से अज्ञात तक पहुंचते हैं, तो इसमें दो प्रक्रियाएं हमारे समक्ष होती हैं। सबसे पहली है निगमन और दूसरी है आगमन। निगमन में हम सामान्य जो ज्ञात तथ्य होते हैं उनसे हम विशेष अज्ञात तथ्यों तक पहुंचते हैं। उदाहरण है, सभी मनुष्य मरणशील हैं। राम एक मनुष्य है, तो स्पष्ट है कि राम क्या है, मरणशील है। तो इसमें एक सामान्य जो तथ्य है हमारे पास वो ये है, सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो राम एक मनुष्य है, तो निष्कर्ष स्वतः निकलता है कि राम भी मरणशील है। तो इसमें जो आधार वाक्य, जो मूल तथ्य है हमारे पास, वो सामान्य है, और जो निष्कर्ष निकला है वो एक विशिष्ट है, एक व्यक्ति के लिए। फिर है आगमन। आगमन विधि में क्या होता है, निगमन का एकदम उल्टा होता है। इसमें विशेष ज्ञात तथ्यों के आधार पर अज्ञात सामान्य तथ्य हम पहुंच जाते हैं। जैसे उदाहरण देखें, राम श्याम आदि सभी मरणशील हैं, क्योंकि वे सभी मनुष्य हैं, तो सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो हमारे पास जो तथ्य हैं आधार वाक्यों में वो विशिष्ट हैं, लेकिन निष्कर्ष एक सामान्य कथन निकलता है, सभी मनुष्य मरणशील हैं। राम श्याम रहीम सहीम जो भी हैं सारे मरणशील हैं, क्योंकि वो मनुष्य हैं। तो सभी मनुष्य क्या हुए, मरणशील हुए। चौथा है साक्षी का अध्ययन। तर्कशास्त्र में साक्षी का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि तर्कशास्त्र के विषय वस्तु में या तो पूरी तरह से या थोड़ा आंशिक रूप से साक्षी को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। अब है तर्कशास्त्र का महत्व। सबसे पहला महत्व है तर्क करने में सहायक। तर्कशास्त्र, जैसे मैंने कहा, एक आकारिक विषय है। आकारिक का मतलब यह है कि एक मूलभूत कुछ आकार या नियम हमारे समक्ष रख देता है कि आप इसके हिसाब से काम करो। इससे जो भी मिलता जुलता हो वो सही है, इससे जो ना मिले वो गलत है। तो तर्कशास्त्र एक व्यावहारिक विषय है, इसलिए ये जीवन के व्यावहारिक पक्ष से नहीं जुड़ा। मुख्य रूप से यह तर्क और अनुमान में सहायक है। कौन सा अनुमान सही है, कौन सा अनुमान गलत है, कौन सा तर्क सही है, कौन सी युक्ति सही नहीं है, यह हम इसके आधार पर ही ज्ञात कर सकते हैं। इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सही है और कौन सही नहीं है। दूसरा है तर्क वाक्य के सत्य का निर्णय।
तो तर्क वाक्य के सत्य प्रत्यक्ष अनुभव के विषय तो होते नहीं, सभी मनुष्य मरणशील है, अब ये प्रत्यक्ष का विषय तो है नहीं, तो उसके आधार पर राम मरणशील है हम जब ज्ञात करते हैं तो इसमें प्रत्यक्ष की बात ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमें तर्कशास्त्र के नियमों की सहायता लेनी पड़ती है या तर्कशास्त्र की सहायता लेनी पड़ती है। तो वह इन आधार वाक्यों की प्रामाणिकता की परीक्षा करता है। वो जो आकारिक नियम है उनके आधार पर आधार वाक्यों की परीक्षा की जाती है, क्योंकि आधार वाक्य यदि सही है तो फिर निष्कर्ष भी सत्य सिद्ध हो ही जाएगा। फिर है अंधविश्वासों का उपचार। अधिकांश जो अंधविश्वास होते हैं वो गलत तर्क पर ही आधारित होते हैं, कोई ना कोई गलत लॉजिक लगाया हुआ होता है। बिल्ली रास्ता काट गई तो अब दुर्घटना होगी, अब ये कौन सा लॉजिक है? ये एक अंधविश्वास है। तो तर्कशास्त्र के अध्ययन से जो विचार है वो एकदम स्पष्ट हो जाते हैं, लॉजिक हमारे समक्ष स्पष्ट हो जाता है। तो जब हम गलत तर्कों को छोड़ देते हैं तो अंधविश्वास अपना आप ही दूर हो जाता है। फिर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि नहीं ये होगा ही, यदि हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो नीचे ही गिरेगी। ये विश्वास पे आधारित है, न कि अंधविश्वास पे। फिर है विज्ञानों का विज्ञान। तर्कशास्त्र को विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है क्योंकि सारे विज्ञानों के आधार में ये टिका हुआ है। तो सारे विज्ञान इसी की चिंतन प्रक्रिया को लेकर आज इस स्थिति तक पहुंचे हैं, तो स्पष्ट है कि ये विज्ञानों का भी विज्ञान हुआ, क्योंकि इसके अभाव में कोई भी वैज्ञानिक शुद्ध विचार प्रकट नहीं कर सकता। जब तक आप चिंतन को नियमों से नहीं करेंगे तो फिर कोई नियम वैज्ञानिक हो ही नहीं सकता, शुद्ध हो ही नहीं सकता। इसके बिना कोई भी वैध निष्कर्ष तक पहुंच ही नहीं सकता। पहुंच भी जाए आप निष्कर्षों तक तो आपको पता नहीं होगा कि ये वैध है या अवैध है। तर्कशास्त्र आपको बताता है कि जो निष्कर्ष आपने निकाला है वो वैध है या अवैध है। भूलों से बचाव। तर्कशास्त्र हमें विचार में जो होने वाली भूलें हैं मुख्य रूप से उनसे हमें दूर करता है, उनसे हमें बचाता है। यह हमें बताता है कि किसी तर्क वाक्य से कौन सा निष्कर्ष निकल सकता है। उसके नियम है कि किस प्रकार के वाक्यों से किस प्रकार के निष्कर्ष निकल सकते हैं। यह हमें दूसरों के द्वारा उपस्थित किए गए विचारों के दोष को भी हमारे समक्ष प्रकट कर देता है। कोई यदि हमारे समक्ष दोष प्रस्तुत कर दे तो हमें बता देता है कि इसके विचारों में दोष है। सिद्धांत तक पहुंचने में सहायक, यानी हम अंतिम जो सिद्धांत हम कोई थ्योरी दे दें उस तक पहुंचने में ये हमारी सहायता करता है। तो वैज्ञानिक खोज में सामान्य से विशेष या विशेष से सामान्य तक पहुंचा जाता है, जैसे आगमन हो या निगमन हो। निगमन में हम विशेषों से सामान्य तक पहुंचते हैं और आगमन में हम सामान्य से विशेष तक पहुंचते हैं। ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने। निगमन में हम सामान्य से विशेष तक पहुंचते हैं और आगमन में हम सामान्य से विशेषों से सामान्य तक पहुंचते हैं। विभिन्न विभिन्न विधियों से तर्कशास्त्र हमें उन सिद्धांतों तक पहुंचाने में सहायता करता है। निर्णय लेने में सहायक। तर्कशास्त्र हमें अनिर्णय की स्थिति से बचाता है और तर्कों के जाल से हमें बाहर निकाल लेता है। हम अनिर्णय की स्थिति पहुंच जाएंगे क्योंकि हमारे समक्ष स्पष्ट नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, हम नहीं समझ सकते। हम यदि उन नियमों को लागू करेंगे तो हम एक स्पष्ट युक्ति को वैध या अवैध घोषित कर सकते हैं। तर्कशास्त्र नियमों के आधार पर विभिन्न विकल्पों के गुण व दोषों को स्पष्ट कर देता है। जो भी हमारे समक्ष हैं उन सभी में गुण क्या है दोष क्या है वो हमारे सामने ले आता है। बहुत सारे विकल्प उपस्थित हों और हम अनिर्णय की स्थिति पहुंच जाएं तो भी हमारी सहायता करता है और एक सही विकल्प को चुनने में सहायता करता है। जब हम किसी वाद विवाद में फंस जाए मान लीजिए, तो उस कहते हैं कि वाद विवाद के जंगल से केवल और केवल तर्कशास्त्र ही आपको निकाल सकता है, अन्यथा आप उस जंगल में भटकते रह जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।